में क्या था, ट्वाइस NO प्लस O2, ये मेन रिएक्शन थी। मैकेनिज्म अपने को गिवन थी, वैसे ट्राई किया गया घर पे, कोई बात नहीं, नहीं भी क्या हो तो। ट्वाइस NO, ये अपनी फास्ट रिएक्शन थी। यहाँ पे मेरे पास में N2O प्लस हाफ O2। स्टेप सेकेंड थी N2O से ये रिएक्ट करेगा तो तुम्हें मिल रहा था N2O2, दैट इज स्लो थी। और यहाँ पे N2O2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO2, और ये भी हमारे लिए क्या थी, फास्ट रिएक्शन थी। तो अब इसे हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना था। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे हम, मतलब अभी अपन एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू किस तरह से एस्टिमेट करेंगे। तो पहले आर कैसे लिखोगे इसके लिए, के, हाँ आर लिखेंगे के, मतलब पहले तो ये मेन तो इसके लिए रहता है, तो अपन फिर इसको लिखते हैं तो K1 के टर्म्स में लिखेंगे। अगर आप स्लो रिएक्शन के लिए लिख रहे हो तो K1 लिख लिया करो। तो K1, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर हाफ, है ना ये। तो अब मेरे हाँ पास में ये क्या है, ये जो मेन रिएक्शन है इसके लिए तो मेरे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, NO और NO2 और O2 है, लेकिन यहाँ पे ये आया N2O। तो अगर मेरे पास में इसके अलावा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए कोई आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट को हटाएंगे हम, तो इंटरमीडिएट को कौन सी वाली रिएक्शन के लिए हटा सकते हैं, जिसके लिए हम K सेकंड वाली। इक्विलिब्रियम, है ना। तो इस वाली रिएक्शन से अगर अपन हटाते तो मैं यहाँ से क्या लिखूं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, NO स्क्वायर अपॉन में, मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरूर जरूर जरूर, हाँ फिर मैं, NO2 होगा ना मैम? हाँ हाँ वही कर रही हूँ। नहीं, N2O। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हाँ, N2O की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या लिख देंगे, NO। तो यहाँ से मुझे N2O निकल के आ जाएगा, तो N2O क्या आ जाएगा, N2O आ जाएगा K इक्विलिब्रियम NO का स्क्वायर अपॉन O2 की पावर हाफ। तो यहाँ से बस N2O का वैल्यू रखो, तो O2 हाफ से O2 हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में R क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NO की पावर 2, दैट इज, ये कौन सा आ गया था, इतना आसान सा था। क्या आया, NO की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया ऑर्डर, रिकॉर्डिंग चालू है ना भाई, 2। हाँ तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। एक तरीका ये है इसमें। अब इसी में आगे क्या हो सकता है कि मेरे पास में उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म दे दी है आपको, ये इतना जो सॉल्यूशन है वो नहीं है ना, आपको यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये मैंने पूछा गया है कि अगर मैं वॉल्यूम में मैम कुछ हेराफेरी करूं, हाँ बेटा, K1 भी आएगा ना? K1 इंटू K इक्विलिब्रियम आएगा नीचे। K1 आएगा, हाँ हाँ K इक्वल। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप वॉल्यूम में चेंजेस कुछ कर देते हो तो फिर वो रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि रेट में क्या होगा, मतलब इनिशियल रेट क्या होगी और फाइनल रेट क्या होगी। तो मैं इसी क्वेश्चन को एज इट इज रख रही हूँ और आपको कंडीशन ये दे रही हूँ कि अगर मेरे पास में, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन ये है, उसने कंडीशन ये दे रखी है कि इफ V फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस VI, मतलब इनिशियल, तो हमारे पास में ऑप्शन ए में वो कहता है कि RF विल बी RI, ऑप्शन बी में बोल रहा है क्या R फाइनल विल बी ट्वाइस RI, सी कहता है क्या RF इज इक्वल टू RI बाई 4 हो जाएगा, और डी कहता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, या नन ऑफ द अबव, कुछ भी कर दो। ट्राई करो, सोचो जरा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मोस्ट वाल्ड मेथड। रोहित जरा ध्यान रख लिया कर बेटा, है ना, क्योंकि वो तुम जब सोल्व करते हो ना तो मैं उसको रिज्यूम पे पॉज कर देती हूँ ताकि इतना वो चले ना। तो यहाँ से मेरे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मोस्ट वाल्ड मेथड समझा दी मैंने। अब स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या इसका? ये थ्योरेटिकल मेथड है। तो कुल मिला के हमने एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड पढ़ी, जल्दी से बताओ। इनिशियल रेट मेथड और कल ही पढ़ाया रे। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन, सूडो रिएक्शन। अरे नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपन ने मेथड पढ़ी, ये फोर्थ मेथड थी, तो उसमें से मैंने एक मेथड बताई कि इनिशियल रेट मेथड पढ़ी थी, दूसरी मेथड कौन सी पढ़ी, तीसरी कौन सी पढ़ी, फोर्थ ये थी, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। तो चलो ठीक है, नहीं याद है तो अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। मैथ्स वालों को तो वैसे फिजिक्स में तुम लोगों ने, नीट वालों ने भी पढ़ा ही होगा इंटीग्रेशन, है ना। या अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात हम करेंगे। तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है भाई? ऐसे चुपचाप मत बैठो, है ना। थोड़ा बहुत मतलब इनिशियल लेवल का, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। क्या आएगा? आता ना, इसका बता क्या आएगा? एक्स आएगा ना मैम, कि एक्स प्लस 3? हाँ वही एक्स प्लस। पूरा 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 बोला करो, है ना, फिर ऐसे में आधा दूर अपन खा जाते हैं। तो ठीक है, जहां दिक्कत आए तो थोड़ा पूछना कि क्या है। अरे पूरा क्यों हट गया? हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि मेरे पास में कोई रिएक्शन है, ए से बी हो रही है, तो यहाँ पे इनिशियली हम क्या लिखा करते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, t जीरो टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ये ए नॉट रहा होगा, ये आपका जीरो रहा होगा, जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन बताए थे, t टाइम t पर क्या हो जाएगा, ये ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। जल्दी से एक्सप्रेशन बोलो, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी माइनस का इज इक्वल टू डी बी अपॉन डीबी डी अपॉन टी। dt। तो यहाँ पे डी बी मतलब b क्या है, x, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डी एक्स अपॉन डी टी। हाँ सही है मैम। ना? इट विल बी इक्वल टू, अब इसी को कंसिडर करेंगे, तो आगे देखें यहाँ पे dx अपॉन dt, ये क्या हो गया, अभी अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला तो a की पावर, इसलिए मैंने जीरो रख दिया है यहाँ पे। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। इसे आगे इंटीग्रेट करो और बताओ x की वैल्यू क्या आती है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dx इज इक्वल टू k dt, जल्दी से लेके आओ। के फाइनल माइनस के इनिशियल। हाँ हाँ वही तो है, फिर फाइनल लिमिट लिमिट लगाने के बाद में क्या आएगा, x इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, है ना, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, के डी टी। जीरो से लेकर टी तक। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। ये आपको इंटीग्रेशन याद रहे ना या रहे, लेकिन ये जनरल है, ये याद रखना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे x क्या है, देखो यहाँ पे x क्या था, कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द। बी की कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट, है ना। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से मेरे पास में क्या वो निकल के आएगा,
कि अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ, इसके बाद में अपन बात करेंगे हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ से क्या मतलब है? हाफ लाइफ मतलब आधा खत्म होने को कितना टाइम लगता है? आधा खत्म मतलब आधा क्या? आधा मतलब उसका रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन। हाँ। हाँ किसी का मतलब रिएक्टेंट का आधा होने पर, है ना। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास में ए की कंसंट्रेशन आधा हुई है ना, ए की कंसंट्रेशन आधा हुई, तो आपके पास में ए की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए ए नॉट। नॉट। तो हाफ टाइम पे ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाय 2। ए नॉट बाई 2। तो इसी के लिए अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ मतलब टाइम, या हाफ लाइफ भी पीरियड भी बोलते हैं या हाफ लाइफ भी बोलते हैं ना। तो मेरे पास में वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आधा हो जाता है उसे मैं हाफ लाइफ कहती हूँ। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास में ए की कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधा हो रही है, इसका मतलब क्या है? ए नॉट बाय 2 हो रही है ना। इसका मतलब ये कि बी की कंसंट्रेशन भी क्या रही होगी? ए नॉट बाई 2, हाँ मैम। है ना। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ? ए नॉट बाई 2 लिखा, ए नॉट बाई 2 लिखा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ सकता है मेरा? के, और टी कंसंट्रेशन मतलब, ऑफ ए। हाँ के और टी मतलब टी हाफ, लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। टी टाइम मतलब हाफ हो गया, हाँ। तो यहाँ से टी हाफ क्या आ गया? टी हाफ मेरा आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2 के। आया क्या? आ गया? अरे आया क्या भाई? हाँ मैम आया। तो अब यहाँ से मुझे ये ध्यान रखना है कि एक तो ये तो जनरल हो गया हमारे, और अभी मेरे पास में अगर आपसे पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये आ रहा ना इसमें ए नॉट? हाँ मैम। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये आप बात समझ में आई? हाँ मैम। हाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि ए से रिएक्शन हो रही है बी, रेट कांस्टेंट हमें गिवन है, मोल्स पर लीटर सेकेंड। तो मोल्स पर लीटर सेकेंड मैंने कहा था कि आपके कांस्टेंट की वैल्यू देख के ही समझ में आएगा कि ये कौन से टाइप के ऑर्डर है। आपको नहीं भी दिया होगा तो भी समझ जाना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अभी यहाँ पे मेरे पास में T इज इक्वल टू जीरो पर ए की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और बी क्या है? जीरो है। तो कहता है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, find the concentration of B at T is equals to 8 second and T is equals to 20 second। जल्दी से करो। 8 सेकेंड पे और 20, 0.8। चलो 0.08 सॉरी, 0.08 ओके 8 सेकेंड पे 0.2। 0.08 और T is equals to 20 सेकेंड पे 0.2 0.2। 0.2 आया। अब देखो कि आपके पास में आंसर तो बहुत अच्छा आया है, ये तो सही है। अब जरा सोचो बेटा
कि मेरे पास में यहाँ पे इनिशियली कितनी ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी? 0.1 0.1 दे रखी है, तो 0.2 कैसे बन सकता है? था ही नहीं मेरे पास में। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन और हमारे पास में कंप्लीट हो रही है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास में ऐसी कुछ कहानी आ रही है, आपने सही सोल्व करा, अपना सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे अपने को लॉजिक क्या लगाना है कि मेरे पास में अगर ये 0.2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 0.1 से 0.2 कैसे बन सकता है जब था ही नहीं। तो मतलब मेरे को 20 सेकेंड तक रिएक्शन करवानी ही नहीं है, रिएक्शन मेरी पहले ही खत्म हो चुकी है, पहली बात। तो अब इस केस में क्या करें कि अगर आपके पास में कंसंट्रेशन 0.1 था इनिशियली, कोई जैसे कि ए की कंसंट्रेशन जितनी थी उतना ही आपका बी बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा आ रही है, तो आप मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है ना वही हमारा आएगा आंसर। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0.1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास में अगर ए का 0.1 मोल था तो बी का भी तो 0.1 मोल ही बनेगा। मतलब बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है? 0.1 ही हो सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर आपके पास में सोल्व करने पर कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही हो, मैक्सिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा आ रही हो, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो पहले ही खत्म हो जाएगी, और अब यहाँ पे 0.1 से ही 0.1 बनेगा, 0.2 तो हो भी नहीं सकता है, इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही हमारी आंसर आएगी। तो यहाँ पे 0.2 की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। ध्यान रखें इस बात को। अभी चाहो तो लिख लो अपना कहीं पे भी ये इस चीज को, क्योंकि फिर ओरली नोट्स में तो ये लिखा हुआ नहीं होता है। अरे क्लियर हुई कि नहीं चीज? क्लियर मतलब डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये चीज? हम्म। हाँ, तो सीधी सी बात है कि जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही बन पाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं बना पाओगे। अब कोई काला जादू कर दे तो बात अलग। दूसरी चीज है कि चलो मैंने अभी ए से बी के टाइप की बात करी थी, तो मेरे पास में ये आया था x इज इक्वल टू के टी। मैम आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रही है बेटा, वाईफाई से ही कर रही हूँ यार मैं तो। अरे मैंने कहा कि आपके पास में जितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी उतना ही आएगा, ठीक है। 0.1 मोलर, इतना तो समझ में आ गया था ना। यहां तक आया? हाँ ये क्वेश्चन समझ में आया ना रोहित? हाँ मैम। हाँ ठीक है। तो अभी मैं ये कह रही थी कि मैंने जो x इज इक्वल टू के बाई टी का जो रिलेशन लेके आई थी, वो मैंने किस टाइप की रिएक्शन के लिए लेके आई थी? ए से बी की ओर। अब अगर आपको कोफिशिएंट चेंज कर दे कोई, तो उस टाइम पे हम देख लेते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ना है, ये रिलेशन में कुछ और आता है या कुछ चेंजेस आता है कोफिशिएंट चेंज करके। जैसे कि अब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के इक्वेशन है थ्राइस ए से बी, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट दे रखा है के। तो अब इसके लिए आप यहाँ पे वही जैसा मैंने बताया था वैसे ही लिखो, कि कैसा लिखोगे? इसके लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप? इनिशियली ये t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे क्या होगा? ए नॉट, ये 0 रहा होगा। t टाइम पर क्या होगा? ए नॉट माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा? x। तो अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? बोलो। -1/3 डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू db अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा आपका? dx अपॉन dt
इज इक्वल टू, देखो ये आया, आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट आप चेंज कर भी दोगे तो भी आपको ये रिलेशन क्या आया यहाँ से, dx अपॉन dt दैट इज k। तो वही कहानी आ गई कि x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, kt ही आएगा। कोफिशिएंट अपने अभी मैंने चेंज करा रिएक्टेंट का। अब सुनो कि जैसे कि यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ कि मेरे पास में इसका रेट एक्सप्रेशन मैंने लिखा dA अपॉन dt, है ना, ऐसे लिखा माइनस dA अपॉन dt 1/3 इज इक्वल टू k, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये आया ऐसे। तो ये डी अपॉन डी टी मतलब हम क्या कर रहे हैं, डी अपॉन डी टी मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिसअपीयरेंस के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। -1/3 डी अपॉन डी टी हम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ है बेटा, मैम। हाँ है ना, कुछ बोलो यार, है ना, नहीं तो पता चल रहा मैं ही समझ आई रही मैम आई। हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूं कि -1/3 डी अपॉन डी टी मतलब क्या, हम डिसअपीयरेंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना। तो यहां से मेरे लिए देखो क्या आएगा, ये थ्राइस के, या डी अपॉन डी टी इक्वल टू में क्या लिख सकती हूँ, के। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी को पूरा इक्वेशन को, जैसे कि मैं इसी के इक्वल में लिखती हूँ तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा कि -1/3 डी अपॉन डी टी इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू थ्राइस के, इट विल बी इक्वल टू के डी। और यहाँ पे के डी क्या हो जाएगा आपका, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस। क्योंकि एक जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि केडी और के आर में क्या रिलेशन है। केडी मतलब रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस और के आर मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अब यहां से मेरे पास में x इज टू के टी ही आया। तो कुल मिला के बात ये है कि आप कोफिशिएंट चेंज भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका कोफिशिएंट चेंज किया मैंने, रिएक्टेंट का। अगर आपके पास में कहानी कुछ ऐसे आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल, कि आपने दोनों ही तरफ कोफिशिएंट चेंज कर दिए, दोनों ही तरफ कोफिशिएंट चेंज कर दिए मतलब जैसे कि n1a से आपने n2b कर दिया, ये कोफिशिएंट है। तब क्या होगा, तो तब ध्यान रखें, जितना माइनस बता रही हूं उतना सुनो कि ये तो ए नॉट रहा, ये 0 रहा। अब मेरे पास में यहाँ पे t इज इक्वल टू टी पर क्या हो गया, ये ए नॉट माइनस n1x, और ये क्या हुआ मेरा n2x। जब मैंने सिर्फ रिएक्टेंट का कोफिशिएंट चेंज किया था तब b में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, टाइम t पर भी वो x ही आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास में x इज टू के टी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ b क्या हो गई है, n2x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू के टी तो रहेगा, लेकिन हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, N2X हो गई है ना। तो आपसे अगर पूछे कि X क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा N2KT। क्लियर? ये ध्यान रखना कि रिएक्टेंट में चेंज किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आपको यहाँ पे आप ये भूल जाओगे कि यहाँ से हमें उसके जो कोफिशिएंट है उससे अपने को इनटू करना रहेगा। अगर प्रोडक्ट के भी कोफिशिएंट में चेंज हो रहा है तो x इज टू के टी आपका जनरल है। फिर हम यहाँ पे देख लेंगे कि कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है क्या, तो फिर आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन
के आर एंड के डी। के आर मतलब रेट कांस्टेंट है ना। तो अगर मेरे पास में जब भी आपके एरो पे के लिखा हुआ मतलब वो क्या है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है कि N1A के दैट इज के आर, और आपके पास में ये बी आ रहा है। तो आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे। मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, -1/N1 N1 dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन के लिखा करते तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, के आर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अभी ए नॉट मतलब ए की पावर 0 क्या हो जाएगा ये, -dA/dt इज इक्वल टू N1 के आर ठीक है। इतना समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पे मैं जो हाँ ये जो आपके पास में के आर है मतलब N1 के आर, तो मैं इसका क्या लिख सकती हूँ, मतलब अभी मैंने बताया था कि डिसअपीयरेंस के टर्म से में क्या क्या लिखा करते हैं, केडी लिखा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू के आर। तो यहाँ से मेरे पास में केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू के आर। इतना समझ में आया। अरे ये तो 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, N1 इंटू के आर ही बचेगा। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे हाँ मैम। डिसअपीयरेंस के टर्म्स में मैंने ये लिखा। अब देखो एक और चीज ध्यान से सुनना कि मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, N1 भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं के इफेक्टिव। तो हम कैन बी राइट, इसे हम मैं बात कर रहे हैं, कैन बी राइट dA/dt इज इक्वल टू के इफेक्टिव ए की पावर 0। तो मैम दो तरीके से लिखा जा सकता। हाँ बोल बच्चे। ये के इफेक्टिव वाला मैं समझा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ से मेरे पास में N1 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, के आर भी। तो अब ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट लेके आया है के इफेक्टिव। तो मैम मैं, पर N1 तो बदल सकते हैं ना। अरे पर्टिकुलर जैसे जिसके लिए होगा, जिसकी रिएक्शन के लिए बात की जा रही है उसके लिए तो कांस्टेंट ही होगा ना, जिस टाइप के रिएक्शन के लिए बात की जाएगी। ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें 3 तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं। पहला है x वर्सेस t। x वर्सेस t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। कहां से जाएगा, पासिंग थ्रू जीरो ओरिजिन। ओरिजिन है ना। स्लोप के दूसरा है हमारे पास में a वर्सेस t। तब क्या होगा, बताते जाओ।
निगेटिव स्लोप है। स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मेरे पास में टाइम 0 टाइम पर आपके पास में जो रिएक्शन है ए से बी टाइप की है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे ऐसा रहा होगा, ए 0 टाइम पर ए नॉट, तो ये ऐसे कहीं आया, ये थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं। अब ये जो आया है कोई टाइम, ये क्या होगा? क्या मैं ये बोलूं कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है इस हाँ पॉइंट मैम। पे? और अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो ये जो टाइम है इस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? टी कंप्लीशन पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब टी कंप्लीशन की बात आ गई। मतलब मेरे पास में x इज इक्वल टू के टी आया, तो मैं यहाँ से ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी कंप्लीशन, तो यहाँ से x क्या होगा? अगर ये कंडीशन है तो x क्या होगा? x मतलब x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना? जल्दी जल्दी बताओ, मैं एक बार बता भी चुकी हूँ इस चीज को। अरे शुरुआत में मेरे पास में इसकी कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? ए नॉट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी इसके लिए? आई मीन टू से एक्स क्या होगा, दैट इज बी क्या होगा? ए नॉट। ए नॉट। तो यहां से मेरे पास में, हाँ, तो अब मैं यहां से क्या लिखूं? टी कंप्लीशन की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ? टी कंप्लीशन ये कर सकते हैं, क्योंकि एक्स को मैंने क्या लिख दिया? आया कि नहीं आया ये समझ में कि ए नॉट क्यों लिखा गया है? हाँ मैम। और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? अपन ने इसके लिए ए जीरो ऑर्डर नॉट और रिएक्शन ए नॉट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाला था? टी हाफ, है ना? तो जो तीसरा ग्राफ है वो हमारा किसके बीच में होगा? टी हाफ वर्सेस ए नॉट। तो क्या आएगा? ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? ए नॉट बाई के। हम्म। क्या रिलेशन आया था? टी हाफ इज इक्वल टू था हमारे पास में ए बाई टू, ए नॉट बाई टू। बाई टू के, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? होगा क्या? सही है या गलत है? गलत है। सही है। अब एक बोला सही है, एक बोला गलत है, क्या होना चाहिए? मैम 1/k है ना।
तो उसके हिसाब से तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? एक कर्व आएगा, तो मतलब ऐसा मैम ऐसा हाइपरबोलिक थोड़ा। स्लोप क्या, पहले तो ये बता दे, सब बता, स्लोप बता, ग्राफ बता, क्या होगा? स्लोप 1/2 के 1/2 के। और ग्राफ यहाँ प्लॉट कर यहाँ पे। लीनियर ही होगा। स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्या तू? नहीं, क्यों? लीनियरली होगा बोला मैंने। हाँ, लीनियर ही होगा, इसीलिए मैंने बोला कि तू ग्राफ प्लॉट कर तू यहाँ पे। मुझे सुना नहीं होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन ए से बी कोई रिएक्शन है कि यार रेट कांस्टेंट है, टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट रहा होगा, ये 0 रहा होगा, टी इज इक्वल टू टी पर ए नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स हो गया होगा, फटाफट बोलो, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के की पावर 1। 1 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या मैं ए को, कंसेंट्रेशन ऑफ ए को ए नॉट माइनस एक्स लिख सकती हूँ टाइम टी पर, है ना? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी के कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। फिर तुम्हारा साथी कहाँ गया, रोहित? होना मैम। हाँ, हाँ मैम। वो मैं अरे लावेश, लावेश भी तो रहता है तुम लोगों के साथ में। हाँ मैम, है ना, बैठा है। अच्छा, बैठा है, ठीक है ठीक है, हाँ चलो, ओके ओके ओके। मैंने कहा कभी सो रहा हो तो उठा दो। नहीं मैम। ओके ओके ओके, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बाजू में बैठ के मूवी तो नहीं देख रहा है? नहीं मैम। करो आगे का। क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करो अभी से। देख, ln ऑफ ए देख नॉट माइनस एक्स मैं इसको करती हूँ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना ना, मैथ्स वाले बच्चों। माइनस ln ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, मैम लिमिट 0 टू x है क्या? 0 टू एक्स एंड 0 टू टी, है ना, हाँ के डी टी, सही है। हाँ। फिर आगे इसको माइनस आगे ln मैं ऑफ जब सॉल्व कर, बोल क्या आया, माइनस ln ऑफ ln ऑफ ए नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पी। इक्वल्स टू प्लस, हाँ वैसे हाँ। इसको मुझे इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, 80।
अगर लॉग लेना है, अब लॉग लेना ही पड़ेगा। माइनस होल का होगा ना। हाँ तो मुझे ln मेरे होल को हो जाएगा आगे ये सॉल्व राइट है, करके। अभी राइट है। हाँ लॉग लॉग लो जल्दी से। लॉग में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से इनटू, तो यहाँ पे क्या हो इनटू जाएगा, हाँ 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट ए नॉट माइनस एक्स। ए इज इक्वल टू, हाँ मतलब मैं ए नॉट माइनस एक्स को ए भी लिख सकती हूँ ना। हाँ चलो हाँ पूरा वैसे ही करने दो, केटी। ठीक। अभी यहाँ से ये नहीं आया, इतना करो, मतलब मैं इधर वाला रब कर रही हूँ ना, मुझे यहाँ से ये चाहिए, फाइनल इक्वेशन लेके आनी है, फाइनल उसको याद रखना है। यहाँ से मुझे चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से, के इज इक्वल 2.303 लॉग ये आया ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ। मैम आप नोट सेंड कर दोगे क्या? अरे लिखना, हाँ कर दूंगी सेंड, हाँ हाँ कर दूंगी, है मेरे पास चाहिए। आया, मतलब ए क्या है यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से ए, ये है ए नॉट माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन आई थी आपकी एल एन ए नॉट अपन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी, इसी को अगर मैंने लॉग नहीं लिया है, एल एन के लिए ही मुझे सॉल्व करना है। एक तो ये इक्वेशन काम की है, और इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, ई की ई पावर रेस में टू के डी के फॉर्म में। तो हाँ, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एल एन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ई के टी अपॉन ए नॉट ए अपॉन ए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर से लिख देती हूँ थोड़ा सा, कहाँ चला गया मेरा पेन। क्या बोली थी मैं, हाँ यहाँ से, इसको मैं लिखूं एल एन ए नॉट ए अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये और एक ये, तो यहाँ से ये जो है ए, ये क्या बता रहा हमें, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। तो ये बिल्कुल रट लो ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, या फिर ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो कैसे, हाफ लाइफ के लिए मुझे के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, टी हाफ। इससे मुझे टी हाफ लेके आना, तो अगर मैं, ये तो मेरा के कांस्टेंट था,
तो मैं यहां से अगर मैं इसको बोलूं टी हाफ पर, ये क्या हो जाएगा? A/2। A/2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2.303/K log ऑफ A0 है ना? तो ये इससे गया, मेरे पास में क्या बचा? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303K log 2। 0.3। log 2 की वैल्यू रख दो। तो क्या आ जाता है log 2 की वैल्यू रखने पर? 2.303 इंटू 0.3, 0.3। तो ये आ जाएगा 0.693/K। बस ये याद रखना है फाइनल टी हाफ। मैम 0.6903 आएगा। अरे 693 हाँ। याद रखने के लिए राउंड फिगर में। अब एक बात बताओ, हमने एक तो देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक ये देखा, उसका टी हाफ और इसके टी हाफ में क्या डिफरेंस आया? जल्दी बताओ। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में टी हाफ में वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ रहा था ना उसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे तुम क्या मतलब आज की चीजें आज ही याद नहीं रहती है क्या तुम्हें? और यहाँ क्या पे मैम? क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, समझे? हाँ मैम। हम्म। does not depend initial concentration of reactant। अब degree of dissociation for first order reaction। कैसे आएगा? मेरे पास में A इज इक्वल टू A0 E - KT, ये आया था। A क्या है यहाँ पे? A0 - X है ना? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? A0 - X इज इक्वल टू A0 E - KT। मतलब DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन के पहले जितना था अपन रिएक्शन के बाद मतलब कितना फ्रैक्शन बचेगा। ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, एक मोल आपका रिएक्टेंट का एक मोल है तो उसके कितने फ्रैक्शंस डिसोसिएट हुए, तो आपके पास में यहाँ पे कितने फ्रैक्शन डिसोसिएट हुए वही हमें यहाँ पे देखना है। सोचो जरा। अच्छा भाई, NH4NO2 से N2 प्लस ट्वाइस H2O है। बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कैसे लिखोगे? K NH4NO2
सही है क्या? अरे हाँ या नहीं तो बोलना है भाई। मैम इसमें 2 प्रोडक्ट है तो कैसे करेगी? 2 प्रोडक्ट है तो उससे क्या मतलब अपने को बेटा? रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर ही डिपेंड करती है ना रेट तो। अरे अभी तक तू रेट कैसे लिख रहा था रे बच्चे? नहीं मैम वो एक्स आता है ना। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास में अभी देख कोई पावर ही नहीं है इसकी, तुझे ऐसे गिवन है। मैम क्वेश्चन में दिया होगा क्या 0 ऑर्डर रिएक्शन ऐसा? नहीं, आपको या तो बोला जाएगा या फिर उसकी यूनिट दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आपको समझना होगा कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए यूनिट अच्छे से याद रखना है। हाँ मैम। तो अभी क्या करना है तुम्हें कि ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, और कल के मैंने दोनों ही कर दिए थे रात में, है ना। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा, और नोट्स भी मैंने कल ही सेंड कर दिए थे ना आई थिंक।